वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों पता होगा आपका बिहार में शिक्षक बहाली 2.0 बहुत ही जल्द होने वाला है दोस्तों। दूसरा फेज का जो शिक्षक बहाली था बहुत ही जल्द होने वाला है। इसी को देखते हुए आपका क्लास अभी चल रहा है, बिहार एससीईआरटी बुक का क्लास 10 का हिस्ट्री चल रहा है दोस्त। इससे पहले ही चैनल पर ऑलरेडी इसका पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो था हमने आपको पढ़ा दिया था। आपका वीडियो अपलोडेड है, अगर कि आप लोग उसको नहीं वीडियो देखे होंगे तो जाके जल्दी से जल्दी देख ले। ये जो वीडियो होने वाली है क्लास 6 to 8 और 9 to 10 के शिक्षकों के लिए होने वाली है। जो भी इस दोनों मतलब शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहा है दोस्त, इसको ये करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले वाला जो भी एग्ज़ाम हुआ था डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल आपको एससीईआरटी से देखने को मिले थे, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको सोच रहा हूँ कि अच्छे से ढंग से इसको बता दूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इतनी बेहतरीन ढंग से मैंने खुद से रेडी किए हुए हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपको बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक-एक पॉइंट को हमने अच्छे से आपके लिए यहाँ पे डेकोरेट कर दिए हैं, अच्छे से बना दिए हैं, ताकि आपको कम समय में बहुत सारे चीज़ों को सीखने को मिले, ठीक है? इसीलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर के पार्ट 1 नहीं देखे होंगे या जो क्लास 9 का हिस्ट्री ऑलरेडी हो गया है, उसको अगर के नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाके जल्दी से देख लीजिए। उसके बाद इसको देखना स्टार्ट कीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक? तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बिहार एससीईआरटी बुक का हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 3 में जब आते हैं, उसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है दोस्त? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन-कौन सा पॉइंट आपका बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसा ही यहाँ पे पहला सवाल देखिए, मतलब पहला पॉइंट देखिएगा कि हिंद चीन देशों के अभिप्राय से है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि हिंद चीन देशों में कौन-कौन से देश आते हैं? तो याद रखिएगा कौन से देश आते हैं? वियतनाम आते हैं, लाओस आते हैं और कंबोडिया आते हैं। ये 3 जो है देश आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट निकल के आता है 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का सूर्य मंदिर का निर्माण कंबोडिया में करा है। यहाँ से 2-3 सवाल निकल के डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। अंकोर वाट का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा कंबोडिया में है। अंकोर वाट का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार किया जाता था। अब डायरेक्ट सवाल आएगा कि भारत और चीन बहुत पहले यानी 1510 ईस्वी के लगभग में कैसे संधि करते थे? तो आपको पता होगा मलक्का जो जल संधि है उसको होते हुए यहाँ से ये किया जाता था व्यापार, ठीक है? अगला पॉइंट है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्लोन कहे जाते थे। याद रखिएगा क्लोन क्या है? तो जो हिंद चीन में बसते थे फ्रांसीसी, हिंद चीन का मतलब हम बता दिए हैं, बार-बार नहीं बताएँगे, आप लोग ये याद रखिएगा। हिंद चीन से ही मतलब होगा किसी एक देश से नहीं, आपको उससे मतलब हुआ वियतनाम से, लाओस से और कंबोडिया से, ठीक है? तो यहाँ पे उसको जो फ्रांसीसी उसमें बसते थे यानी कि लाओस में, कंबोडिया में और वियतनाम में, उसको बोलते थे कोलोन। आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। अगला है देखिए यहाँ पे फान बोइचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखी थी। तो आप याद रखिएगा किसने? फान बोइचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखी थी। ये एक बार आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा उससे सवाल ही नहीं निकलेंगे, उससे इससे ज़्यादा उसमें पॉइंट ही कुछ नहीं निकलेंगे कि आपको सवाल पूछा जा सकता है। मैंने एक-एक पॉइंट अच्छे से लिख दिया है, ठीक? अगला पॉइंट जिसे देखिए यहाँ पे 1914 ईस्वी में वियतनामी राष्ट्रीय दल की स्थापना हुई थी। कब हुआ था वियतनामी राष्ट्रीय दल की स्थापना? 1914 ईस्वी में। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो ची मिन्ह ने किया था दोस्तों, ठीक? अगला पॉइंट है कि 15 अगस्त 1945 ईस्वी को वियतनाम एक गणराज्य बना। कब वियतनाम गणराज्य बना? 1945 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1950 ईस्वी में रूस एवं चीन ने वियतनाम को मान्यता प्रदान की। वियतनाम को मान्यता कब प्रदान किया गया? 1950 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बनाया गया, जिसे जिनेवा समझौता कहा जाता है, ठीक? हुआ एक धार्मिक आंदोलन था जो वियतनाम में हुआ था। 1945 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिहानु को शासक बनाया गया था। यहाँ पे याद रखिएगा कंबोडिया का जब संवैधानिक राजतंत्र स्वीकार किया गया तो वहाँ का जो राजकुमार था उसको शासक किसे बनाया गया? तो नरोत्तम सिहानु का शासक बनाया गया। आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल कर आता है यहाँ पे आपका चैप्टर 3 से कि 9 अक्टूबर 1970 ईस्वी को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया। कब घोषित किया गणराज्य कंबोडिया को? 1970 ईस्वी में। इससे पहले हमने बताया वियतनाम को कब गणराज्य घोषित किया, तो उसको 1945 ईस्वी में किया गया। कंबोडिया को कब किया गया? 1970 ईस्वी में किया गया, ठीक?
अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि नापाम एक रासायनिक हथियार है जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को गैसोलीन के साथ मिलाकर बनाया जाता है। नापाम क्या है? नापाम एक रासायनिक हथियार है। नापाम एक दोस्तों ऐसा मतलब गैस है, ऐसा हथियार है, ये एक ये है केमिकल से बना हुआ चीज़ है कि इसमें क्या होता है, अगर किसी भी एरिया में हम इसको बम को गिराते हैं तो वहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं, और जितने भी मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे बिल्डिंग हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, और भी बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री हो गया, उसको हानि नहीं पहुँचेगी। और जैसे आपको पता होगा जो नॉर्मल बम गिराते हैं तो जिस एरिया में गिरता है वहाँ के मतलब सारा चीज़ को वो तहस नहस कर देती है। लेकिन जो एक नापाम बम है ना, अगर के मान चलिए हम यहाँ पे दिल्ली पर गिराते हैं तो दिल्ली के केवल जो आदमी रहते हैं, कोई जो जीव जंतु रहते हैं, उनको हानि पहुँचेगी, ना कि जो संसद भवन है या गेट इंडिया गेट है इसको पहुँचेगी, इसको बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगी दोस्तों। तो नापाम बम आपको याद रखिएगा बहुत ही डेंजर बम है। अगला है यहाँ पे कि प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। आपको याद रखिएगा किसने किया था? तो रसेल ने किया था। अगला पॉइंट जैसे कि देख सकते हैं, एजेंट ऑरेंज का प्रयोग जंगलों को खत्म करने के लिए किया जाता था। एजेंट ऑरेंज क्या था? एक डायरेक्ट, जिसे कि अभी आप जब इस बात दिए होंगे परीक्षा बीपीएससी में, तो उसमें एक जब पेपर 1 में आप पीआरटी में जब परीक्षा दिए थे तो वहाँ पे पूछा सवाल था कि मल्चिंग क्या होता है। आपको पता होगा कि मल्चिंग क्या होता है, और जिसको पता होगा अगर अच्छे से देखे होंगे चीज़ों को तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मल्चिंग MULCHING जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं, मल्चिंग क्या होता है आप जरूर से जरूर बताइए किसको बोलते हैं। वैसे ही सवाल ये पूछा जाएगा आपसे कि एजेंट ऑरेंज क्या है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा ये चीज़ कि अंग्रेज जंगलों को खत्म करने के लिए ये प्रयोग किया जाता था, एजेंट ऑरेंज को। ठीक, अगला गांव हम अगला मतलब पॉइंट देखते हैं कि माली गांव दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा माली गांव क्या था, तो वो दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। 1975 ईस्वी में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। कब हुआ उत्तरी एवं दक्षिणी का? 1975 ईस्वी में। अब यहाँ पे आपका चैप्टर 3 का दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका एग्जाम को लेकर सारा कुछ हमने डिस्कस कर दिया है। इसके बाद जो भी यहाँ पे आपका जो चैप्टर का लास्ट में MCQ दिया जाता है उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए कि हिंद चीन क्षेत्रों में से कौन से देश आते हैं, तो हिंद चीन मतलब जैसा कि ऊपर में बताया कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये चीज 3 देश यहाँ पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है कंबोडिया में। अंकरवाट का जो मंदिर है दोस्तों याद रखिएगा वह एक सूर्य मंदिर है, और किसने बनाया था ये आप जरूर से जरूर बताइए। सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था ये सूर्य मंदिर। ऐसे भी याद रख सकते हैं अंकरवाट का मंदिर क्या है? सूर्य भगवान का है, तो सूर्य का भगवान का है तो इसीलिए इसको बनवाया भी है सूर्यवर्मन द्वितीय में, आपको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे? वो पुर्तगाल थे। अगला पॉइंट निकल के आता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, उनको बोलते थे कोलोन, जैसे कि हमने आपको बता दिया। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। जब कंबोडिया यहाँ पे जैसे कि यही बताया हमने, कंबोडिया जब 1970 ईस्वी में यहाँ पे गणराज्य घोषित हुआ, उससे पहले जब संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ था दोस्तों 1954 ईस्वी में कंबोडिया में, तो वहाँ पे नरोत्तम सिहानुक जी को वहाँ का शासक बनाया था। ठीक, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है दोस्त। अब स्टार्ट करते हैं हमको चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जो भी आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, चैप्टर नंबर 4 में जैसे ही आते हैं उसका आपका जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद है। ये जो चैप्टर है दोस्तों बहुत ही VVI चैप्टर है, क्योंकि यह एक मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडिया का है उससे भी ये संबंध रखता है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका एक एक पॉइंट एक एक फैक्ट बहुत ही जरूरी पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पहला ही पॉइंट आता है चैप्टर नंबर 4 में कि 1878 ईस्वी में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लीटन वर्नाकुलर एक्ट पारित किया तथा 1879 ईस्वी में फॉर्म एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा भारतीयों के लिए अशस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। आपसे डायरेक्ट पूछा गया वो कौन सा एक्ट था जिसमें भारतीयों को अशस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, तो वो किया गया था 1879 ईस्वी के फार्म एक्ट के द्वारा। वर्नाकुलर एक्ट किसने पारित किया था? 1878 ईस्वी में पारित किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ठीक। जैसे अगला अगला पॉइंट आते हैं, हो सके तो आपको अगर कॉपी पेन होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको वो वहाँ पे नोट भी कर सकते हैं या नोट्स भी बना सकते हैं। अगला पॉइंट जैसे यहाँ देखिए, 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित किया गया था। कब पारित किया गया था इल्बर्ट बिल? बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है रेलवे वगैरह के भी एग्जाम में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1883 ईस्वी में। अगला पॉइंट निकल के आपका आता है कि 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया गया, जिसके साथ कंपनी के खिलाफ छापने वालों को दंडित करने का कानून बनाया गया। आपको जैसे देख सकते हैं 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया गया। उस समय जितने भी मतलब न्यूज़पेपर वगैरह थे उस पे भी बैन लगा दिया गया था, किसी को सरकार के खिलाफ मतलब ये कोई भी चीज़ छापने का नहीं था। अगला पॉइंट निकल के यहाँ पे आता है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे टेलीग्राफ लाइन को व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था शुरू हुई। डायरेक्ट आपका सवाल पूछा जाता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके कार्यकाल में होता है, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। प्रथम भारतीय जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका इस चैप्टर का। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, 1914 ईस्वी में प्रारंभ होने वाले प्रथम विश्व युद्ध में दो गुटों में बंट गए। एक में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस मित्र राष्ट्र थे और दूसरा, और 1917 के बाद उसका सहयोगी बना अमेरिका, और दूसरा जो था जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली था। आप समझे नहीं, बताते हैं फिर से। जो प्रथम विश्व युद्ध था दोस्तों, युद्ध क्या होता है, दो देश मतलब दो लोगों के बीच में होता है। तो जो लोग थे समझिए, एक होता मित्र राष्ट्र हो गया था, एक गुट राष्ट्र था। तो जो मित्र राष्ट्र में थे वहां में थे कौन कौन थे, फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, रूस था, ठीक। और उसके बाद जो उसका अपोजिशन था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और इटली था। 1917 में अमेरिका भी इसी में आके शामिल हो गया था, ठीक। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अगला पॉइंट निकल के आते हैं, 1915 और 17 के बीच में एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन की प्रारंभ किया था। ये तो इतनी बार सवाल पूछा गया है ना कि मतलब कहिए ना। हाँ, होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया था, एनी बेसेंट किया था और तिलक ने किए थे 1915 में, 1917 में। ये जो ड्यूरेशन था 1915 से 17 के बीच में हुआ था। कहीं कहीं आपको डायरेक्ट दे देता है 1915 ईस्वी में, तो ये भी चीज़ को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में, याद रखिएगा, अमेरिका और कनाडा में बसे हुए भारतीयों के द्वारा यह किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है, सन 1916 ईस्वी में दोस्तों दो राजनीतिक घटनाएं हुए। पहला जो घटना था, कांग्रेस के दो दल, गरम दल और नरम दल एक हुए थे 1916 ईस्वी में। जो ये अलग हुए थे गरम दल और नरम दल, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में ये अलग हुए थे, आप लोग याद रखिएगा। और जो एक हुए थे 1916 ईस्वी में, ये हुए थे दोनों, मतलब फिर से मिल गए थे। उसके बाद में जो कांग्रेस था और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी अलगाव हो गया था। इसीलिए यहाँ पे 1916 की ईस्वी में दो घटना याद रखिएगा, नरम दल और गरम दल एक हुए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। इससे भी याद रख सकते हैं 1916 में जो था वो समझौता का ईयर था, जो दोनों में हो गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है आपका इस चैप्टर से कि रॉलेट एक्ट का निर्माण 1919 ईस्वी में हुआ था, जिसमें किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया जा सकता है। इसी कानून के विद्रोह में 13 अप्रैल 1919 को प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये रॉलेट एक्ट था दोस्तों, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में जो ये पारित हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मतलब उसको दोषी है या नहीं है, उसका गुनाह साबित हुआ है या नहीं है, उसको बिना कुछ किए हुए सरकार के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ऐसा जब काला कानून आएगा तो उसको तो लोग विरोध करेंगे ही करेंगे। तो उसी का विरोध में दोस्तों ये जलियांवाला बाग जो अमृतसर में अभी है, वहाँ पे लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे। अब इसी मीटिंग के पहले में सैफुद्दीन किचलू जी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी को भी लेकर यहाँ पे ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहाँ पे मतलब जलियांवाला बाग जो जगह है वहाँ पे अमृतसर में, वहाँ पे मतलब मीटिंग कर रहे थे लोग, और वहीं पे जो जनरल ओ डायर था उसको अंधाधुंध गोली चलवा देता है। उसी में इस कांड को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कोलकाता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई तथा स्वशासन की जगह स्वराज की मांग की गई। स्वराज की मांग कब किया गया, सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में किया गया। ये चीज को आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है अगला पॉइंट कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1921 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का शुरुआत होता है।
कब? 1 जनवरी 1921 ईस्वी को। अगला पॉइंट है यहाँ पे, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 ईस्वी को बंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। कि वही जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसी को भी लेकर राष्ट्रव्यापी भी हड़ताल वहाँ पे हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत में आए थे 1921 ईस्वी में, इन्हीं के मतलब स्वागत में जो था वहाँ पे ये किया गया था। अगला पॉइंट है कि 15 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी घटना हुई, जिसके बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया। जो असहयोग आंदोलन का दोस्तों शुरुआत हुआ था वह एक शांतिपूर्वक और अहिंसा को मानते हुए ये आंदोलन को मतलब शुरुआत किया गया था गांधी जी के द्वारा, क्योंकि ये जो आंदोलन था ये सरकार से विनम्र निवेदन करके मतलब अपनी बातों को मनवाने का ये था। लेकिन जब 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दोस्तों ये चौरा चौरी घटना घटती है। चौरा चौरी घटना क्या था एक्चुअली में, वहाँ पर एक थाना रहता है, उस थाने में आग लगा दिया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा, और उसमें बहुत सारे सिपाही जल के भी मर भी जाते हैं, और इसका जो डायरेक्ट संबंध था वो असहयोग आंदोलन से था। तो उसीलिए जब गांधी जी को लगा कि अब ये जो मेरा आंदोलन था वो हिंसक हो चुका है, इसी को देखते हुए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इसको स्टॉप कर देते हैं, इसको स्थगित कर देते हैं कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, हिंसा बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, तो आपको यहाँ से 2 चीज़ याद रखना है। चौरा चौरी जो कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद जो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को किया गया था, 7 दिन के बाद चौरा चौरी के, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन का गठन किया गया, जिसे साइमन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक, कब? 1927 ईस्वी में। ये अच्छे से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद क्या है, यह आयोग में 7 सदस्य थे, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अब बताइए, किसी भी क्षेत्र विशेष पर कोई निर्णय लेना हो तो आप तो वहाँ के आदमी को तो कम से कम 1-2 आदमी को तो शामिल करेंगे ना। आप मान के चलिए कोई कानून बना रहे हैं असम के लिए, और असम का उस कानून बनाने की कमेटी में कोई असम का लोग है ही नहीं, तो वो जो कानून बनेगा वो कैसे असम के ही पक्ष में होगा? जब से कोई उस क्षेत्र विशेष में कोई आदमी, कोई एक्सपर्ट वहाँ का नहीं बैठेगा, तो कैसे कोई बता सकता है कि उस एरिया में क्या मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम है, क्या नहीं है? तो मेन वही था। ये जो निर्णय थोपा जा रहा था भारत के मतलब भलाई के लिए किया जा रहा था, और भारत का उसमें कोई आदमी ही नहीं था। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि जो वो मतलब कमेटी बनाया गया, जो निर्णय लिया गया है वो भारत के हक में लिया गया होगा? तो मेन कारण यही था। जो ये साइमन कमीशन हुआ था दोस्तों, जो 7 सदस्य थे, इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, और ये अंग्रेज होकर भारतीयों को कानून सिखा रहे थे। इसी का मेन विरोध था। जो ये साइमन था, इसका अध्यक्ष था, इसी की वजह से इसको साइमन कमीशन बोला जाता था। इसी का जो मेन कारण था, भारतीय इस कमीशन का विरोध कर रहे थे, और साइमन कमीशन को 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचने पर उसका स्वागत काले झंडे से किया गया, और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। आप लोग समझ गए होंगे, जो साइमन कमीशन था दोस्तों, यह एक कमेटी बनाया गया था, उसका अध्यक्ष जो थे वो साइमन थे, और जो सर साइमन थे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई आए थे, और उसी समय साइमन वापस जाओ का नारा लगाया जाता है, और इसी में चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय को मृत्यु भी हो जाती है इस घटना में। तो आप लोग ये तीनों चारों घटना याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है, 1929 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा था। जो ये समय था ना 1929 का दोस्तों, ये पूरा वैश्विक मंदी का दौर था, रिसेशन चल रहा था पूरा दुनिया में। तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को भी। अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार को सुरेश सेन के नेतृत्व में लूटा गया, और इसका उपनाम था मास्टरदा। आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे कि चटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा था? तो जो किसने लूटा था वो सुरेश सेन ने लूटा था, उनका नाम था मास्टरदा भी। अब इनका कब हुआ था? ये 1930 ईस्वी में ये घटना घटी थी। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये भी यही सवाल है, मतलब कितने बार ये सवाल पूछा गया है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, टीचर एग्जाम हो, बीपीएससी हो, मतलब अंधाधुन ये सवाल पूछा गया है। पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया? लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में किया गया। आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आगे में ही है कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई।
यहाँ से याद रखिएगा कि रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने कब झंडा फहराया था? तो 31 दिसंबर 1929 के रात में तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 30 जनवरी यही वो दिन है कि इस दिन को हम भूले नहीं, इसीलिए नवंबर 1949 में संविधान रेडी होने के बावजूद भी हम उस दिन उसको लागू नहीं करते हैं, 26 जनवरी के दिन लागू करते हैं। मेन कारण यही था। सवाल पूछा जाता है आपसे कि संविधान तो बहुत पहले ही बनकर रेडी हो गया था, तो उसको उस दिन लागू क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि भारत जैसे दोस्तों 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, तो इस डेट पर तो हम लोग का कोई मतलब बस नहीं चलने वाला था। तो इससे पहले जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, इस दिन को हम भूले नहीं, इसीलिए संविधान को जो लागू किया जाता है 26 जनवरी को लागू किया जाता है 1950 ईस्वी में। ठीक, ये चीज़ को आप लोग याद रखें। बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया सवाल है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया। अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांग रखा था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है, बहुत सारा सवाल इसमें है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 24 दिनों में 250 किलोमीटर की यात्रा तय की तथा 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। दांडी मार्च का शुरुआत कब हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ था। कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। कितने दिनों का यह सफर रहा? 24 दिनों का सफर रहा। ठीक, और ये कानून का उल्लंघन किस डेट को किया गया? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया गया। ये सारा का सारा जितना भी आपको ये ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सवाल डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट है, इसी के तर्ज पर तमिलनाडु के तंजौर में समुद्री तट पर सी राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदरायण तक की नमक यात्रा की। आपको पता होना चाहिए, जब साबरमती आश्रम से दोस्तों दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, तो हर देश में अलग अलग हिस्सों में इस कानून का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया गया। ये दांडी मार्च का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। तो जहाँ पे थे लोकल बॉडी मतलब स्थानीय लोग थे, वहाँ पर भी इसको सपोर्ट के लिए अपना एक मार्च निकाला। उसी के तर्ज पर जो तमिलनाडु के तंजौर डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहाँ पर भी समुद्र के तट पर लोग जाकर यहाँ पे इस नमक कानून का विरोध किया था। वहाँ पे जो मुख्य नेता थे तमिलनाडु के, जो सी राजगोपालाचारी थे। आपको याद रखिए कि सवाल हमारे साथ पूछेगा कि जो दांडी मार्च का जो दक्षिण में था वो कौन था नेता था? तो सी राजगोपालाचारी नेता थे। उसको कहाँ से कहाँ तक यात्रा थी? तो तिरुचिरापल्ली से वेदरायण के बीच में थी। अगला पॉइंट निकल कर आता है यहाँ पे कि पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की, जिसे लाल कुर्दी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट याद रखने का है। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? बादशाह खान या सीमांत गांधी। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी स्थापना की थी। इसे लाल कुर्ती भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, अब देखिए यहाँ पे तो ये था कि तमिलनाडु के तंजौर में जो वो दांडी यात्रा निकला था उसके तर्ज पर किया गया। उसी के तर्ज पे दोस्तों बिहार में भी एक यात्रा निकला था, लेकिन बिहार में जैसे आपको पता होगा समुद्र का किनारा नहीं है। तो बिहार में ये सवाल देखिए, आपका बीपीएससी के पीआरटी में सवाल पूछा गया है इस बार का जो एग्जाम हुआ था कि बिहार के समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। सिवान जिले में चौकीदारी कर का विरोधी आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया था। ये बीपीएससी टीआरई का पूछा गया सवाल है दोस्तों। यहाँ पे जो पीआरटी में हुआ था पेपर, शायद फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था पेपर, तो देख सकते हैं बहुत सारा सवाल आपको डायरेक्ट एससीईआरटी से यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे यही सवाल पूछा गया था कि जो दांडी यात्रा निकाला गया था उसी के तर्ज पर जो बिहार में निकाला गया था चीज, वो कौन सी घटना थी? तो चौकीदारी कर के विरोध में वहां पे आंदोलन हुआ था। ये ऑप्शन में था और आपको लगाना था यही चीज। ठीक, अगला पॉइंट है कि गांधी इरविन पैक्ट, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था इरविन समझौता? 1931 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, सन 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतया वापस ले लिया गया। 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक, अगला पॉइंट है, चंपारण आंदोलन 1917 में बंगाल एवं बिहार में हुआ। 1917 ईस्वी में
22 जून 1918 ईस्वी में गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन स्टार्ट किया। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 ईस्वी में। मोपला विद्रोह जो हुआ था दोस्तों 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पर हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट निकल के आता है। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था फरवरी 1928 ईस्वी में सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ, वहीं पर इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। बिहार में 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में मोहम्मद जुबेर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ पे आप शाहजहां को मत मार दीजिएगा। बिहार में जो मतलब किसान सभा गठन हुआ था, कि बिहार में जो किसान सभा गठन हुआ था उसका जो नेता थे मोहम्मद जुबेर थे, किसान सभा का जो थे। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए कि 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। उस समय बिहार में बकास्त आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। किसान सभा का जो प्रमुख नेता थे वो थे सहजानंद सरस्वती। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। उस समय बिहार में कौन सा आंदोलन चल रहा था? बकास्त आंदोलन चल रहा था। किसान सभा के इस मतलब जो लखनऊ में जो आंदोलन हुआ था किसान सभा, इसका नेता कौन थे? शाहजानंद थे। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये सारा का सारा पॉइंट एक एक करके आप लोग अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक, यही सवाल देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा में। अगला पॉइंट है 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग, यहाँ पे होगा गलत लिखा गया है, प्लेग की महामारी का मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन वृद्धि की थी। आपको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 में पारित हुआ, जो भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम के नाम से किसको जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 को जाना जाता है। आपको याद रखिएगा। जो चैप्टर 4 है वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना इसमें, जितना भी राष्ट्रीय आंदोलन था इसी एक चैप्टर में सिमट जाता है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, कोई सवाल फिर छूटेगा नहीं। अगला पॉइंट है जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आपको पता होगा। अगला पॉइंट है कि लॉर्ड डलहौजी ने न्यायाधीश सिडनी रॉवलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी, जो रॉवलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया, जिसका अंतिम परिणाम 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में था। जलियांवाला बाग के बारे में इससे पहले हम बता दिए आपको। देखिए, ये जो भी पॉइंट है ना दोस्तों, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके बुक एससीईआरटी में दिया गया है, और इतना पॉइंट को निकालने के लिए आपको 35 पन्ना पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, वही 35 पन्ना में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, कि आपका समय बचे, आपका समय थोड़ा सा अच्छे जगह और यूटिलाइज करें, उसको कर लें, इसीलिए यहाँ पे मैं ये आपको दे दिया। ठीक है, ताकि एक बार में उसको पढ़ ले सकते हैं। अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को दो बड़े स्थानीय, यहाँ पे गलती लिख दिया है, 2 बड़े स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जिस पर वहां के जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी की गोली चलाने का आदेश दिया था। आपको यहां से याद रखना पड़ेगा, जनरल ओ डायर थे जो वहां का मतलब ये मजिस्ट्रेट थे, वही गोली चलाने का आदेश दिए थे। इससे पहले भी आपको बता दिए। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी तथा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी पद से त्याग पत्र दे दी। तो देखिए, जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड घटता है उसके बाद ये 3 बड़ी घटनाएं होती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी, गांधी जी ने कैसर हिंद के उपाधि लौटा दी, और जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे दोस्तों, वो वायसराय के कार्यकारिणी पद पे थे उस समय, उन्होंने शंकर नायर जो थे वो कार्यकारिणी पद पर थे, वो अपना त्यागपत्र वहां से दे देते हैं। ठीक, तो इतना चीज आप लोग समझ गए। अगला पॉइंट है 1920 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपने नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। ठीक, आपको ये चीज पता होना चाहिए। जो भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था, एक्चुअल में जो
तुर्की था दोस्तों। ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए ये चीज़ किया गया था, आप लोगों ने समझ गए। अगला अगला पॉइंट है, नवंबर 1920 ईस्वी में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन चुके थे, ये आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट, 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। ये आपसे सवाल पूछेगा कि खिलाफत दिवस भारत में कब मनाया गया था, तो वो मनाया गया था 17 अक्टूबर मनाया गया था, कब, 1919 ईस्वी को, याद रखिएगा ये चीज को। ठीक, अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। ये डायरेक्ट आपको पूछेगा सवाल, कोलकाता अधिवेशन याद रखिएगा 1920 ईस्वी में ये चीज हुआ था। अगला पॉइंट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक, अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के साथ 1925 ईस्वी में हुआ था, जो आरएसएस जो इसको बोलते हैं। अगला पॉइंट है, 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में हरिद्वार में किया था। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को दोस्तों कांग्रेस ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी। सवाल पूछेगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब किया गया था, 1920 ईस्वी में किया था। जो मेरठ षड्यंत्र हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था, ये सभी याद रखिएगा। 1916 ईस्वी में दोस्तों दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़िया में रंपा विद्रोह हुआ, जिसका जो प्रमुख नेता थे वो सीताराम राजू थे। उड़ीसा में खोंड विद्रोह हुआ 1914 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि 1917 ईस्वी में मयूरभंज में संथालों ने एक मणिपुर में थोड़ाई कुकियों ने विरोध किया। ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गलत हमको नजर आ रहा है। 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर में, देखिए यहाँ पे दो आंदोलन हुआ। 1917 में जो था दोस्तों मयूरभंज में संथाल विद्रोह किए थे, और जो मणिपुर में थे जो ठोडाई जनजाति थे, ठोडाई और कुकियों, इन लोगों ने ये विरोध किया था। आप लोग ये चीज को याद रखिएगा। 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कोलकाता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसने स्थापना किया था, तो आनंद मोहन बोस ने 1883 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों एओ हिम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिसको बोमेश चंद्र बनर्जी भी बोला जाता है, 72 सदस्यों के साथ में किया था। प्रारंभ में इसका जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय नाम होने से पहले इसका क्या नाम था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था इसका। बाद में इसको चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। ये चीज़ सब कुछ याद रखिए आप लोग। 1920 ईस्वी में एम.एन. राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने 1920 ईस्वी में किए थे, याद रखिएगा। पेशावर, यहाँ से कुछ जो ईस्वी सन से सवाल होता है पूछ लेता है। पेशावर षड्यंत्र कब हुआ था, 1922-23 में। कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था, 1924 ईस्वी में हुआ था। मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था, 1929-33 के बीच में हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है, 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू के द्वारा किया गया। जयप्रकाश नारायण इन्हीं को बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब बिहार में जो छात्र आंदोलन हुए थे दोस्त, वो उनका भी नेता जयप्रकाश नारायण ही थे। बिहार में समाजवादी दल की स्थापना 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन में कांग्रेसों को हिंदुओं की पार्टी को संबोधित किया गया था। अब देखिए यहाँ से खेला नया स्टार्ट होता है। क्या होता है आपको, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में हम बताएं, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय दोस्तों कांग्रेस की स्थापना होने के साथ भारत में लोगों को एक बल मिलता है कि चलो कोई तो पार्टी हुआ। ये आपको याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है 1885 ईस्वी में विश्व में प्रथम पार्टी थी जो इतनी बड़ी पार्टी थी। तो जब ये 1885 ईस्वी में जो स्थापना होता है दोस्तों कांग्रेस का, तो उस समय सारे लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग एकजुट हो रहे थे। तो झुकिए, कोई भी चीज जब एकजुटता होती है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों को झुका देती है। और यही चीज अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन लोग देख रहे थे कि इन लोग इकट्ठा हो रहा है, इन लोग संगठित हो रहा है, तो इसीलिए इन लोगों ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तोड़ने के लिए अजब गजब सा हथकंडा अपनाने लगा। उसको मतलब फूट डालो राज करो का नीति यहीं से अपनाने स्टार्ट किया कि अगर के हम दो लोगों के बीच में बांट देते हैं तो कांग्रेस है अपने आप टूट जाएगी, जिससे हमको यहाँ पे भारत पर रूल करना आसान हो जाएगा। वही बात होती है। जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद से ही इस पे अनेक मतलब व्यंग कसना चालू कर देते हैं अंग्रेज लोग कि मतलब किसी तरह इसको डिमोरलाइज किया जाए और लोगों को मतलब हतोत्साहित किया जाए इस चीज़ को। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1887 ईस्वी में लॉर्ड डॉफरिंग ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी को कहकर संबोधित किया था। ये समझिए कि एक तरह से टॉन्ट था, लोगों को भड़काने का एक जरिया था कि लोग अपने में एक दूसरे से मारकर और ये जो संगठन चल रहा है इसको तंग नहस न कर दें ताकि हमको थोड़ा सा आराम हो जाए। मेन प्रॉब्लम यही था। कहीं बताएंगे और डिटेल में। अगला पॉइंट है सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किया था। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना का न्यू न्यू जो मतलब न्यू मतलब ये न्यू नया वाला न्यू नहीं हो, जो न्यू बोलते हैं ना, जो न्यू ई न्यू वाला ये न्यू आगा खां के द्वारा अक्टूबर 1906 ईस्वी में 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं के साथ किया गया। उसके बाद ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम रखा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ठीक, 35 लोग थे इसमें शामिल थे जो मुस्लिम नेता थे। बाद में जो सलीमुल्लाह खान थे ढाका के थे, इन्होंने जो मुस्लिम लीग का था उसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लिख दिया था। तो ये दोनों चीज़ आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुयायियों ने यहाँ पे जो है बाल गंगाधर तिलक जो अनुयायी थे श्री हेडगेवार जो थे 1925 ईस्वी में दोस्तों कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो यहाँ पे जो भी आपका चैप्टर नंबर 4 से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं इसको, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और देखिए इसी में से ना बहुत एग्जाम में सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये आप लोग जो पढ़ लिए हैं ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ पढ़ें, बहुत ही क्रीम चीज़ पढ़ें। अब इसके बाद जैसे ही चैप्टर के लास्ट में जाइएगा तो कुछ उसमें सवाल दिए गए हैं, उसको भी हम आपको करा देते हैं। गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया था कब किया था? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में ये पारित हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट है यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में दोस्तों साबरमती आश्रम से था जो वो दांडी यात्रा के साथ में ये शुरू होता है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित होता है? तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, जो JLN वहाँ का मतलब अध्यक्ष होते थे जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी में हेडगेवार ने की थी, जैसे कि अभी हम ऊपर में ही यहाँ पे जैसे ये बताएं कानपुर में RSS का स्थापना KV हेडगेवार ने की थी। अगला पॉइंट निकल के आता है, मतलब अगला सवाल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? तो बारदोली सत्याग्रह में मिली थी ये सरदार की उपाधि। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोस्तों कंप्लीट होता है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट था, मोस्ट VVI था, सारा का सारा पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो आप अपना फीडबैक जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है, कि जो भी नेक्स्ट पॉइंट है। अगला जो चैप्टर होने वाला है दोस्तों वीडियो, उसमें हम लोग चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आपको डिस्कस करेंगे। और एक दिन के बाद मतलब 2 क्लास और आएगी और क्लास 10 का दोस्तों आपका सारा का सारा यहाँ से जो है हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, हो सकता है पॉलिटी स्टार्ट करें या कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आपके पास समय है, अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए, बाद में आपको तैयारी करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। याद रखिएगा चीज़ को, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ में, ठीक है, बाय बाय।